एवरीवन, मैं रोहित सिंह एचआरओ वेब संजौली शिमला से। आज हूँ अपना हॉलीडे टाइम में और मेरे साथ है अपना हॉलीडे टाइम के फाउंडर मेंबर्स श्री धीरज जी और मिस मंजू शर्मा जी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है हरिद्वार में। और ये काफ़ी टाइम से सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी यात्रा होती है, चारधाम यात्रा होती है, जिसको करने से मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो काफ़ी टाइम से इन यात्राओं को वो करवा रहे हैं। और आज हम जानेंगे थोड़ा विस्तार से कि हमें कैसे ये यात्राएं करनी चाहिए और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैम स्वागत करते हैं आज की पॉडकास्ट में। थोड़ा सा सर अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे आप? नमस्कार रोहित जी, मैं धीरज शर्मा, फाउंडर अपना हॉलीडे से। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको अपना हॉलीडे टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी काफ़ी टाइम से चारधाम यात्रा करा रही है। वैसे तो हम ऑल ओवर डोमेस्टिक टूर पैकेजेस करते हैं, बट हमारी जो स्पेशलिटी है वो चारधाम यात्रा है जी। क्योंकि हम हरिद्वार से लोकलाइड हैं, उत्तराखंड के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इस यात्रा के बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं कि इस यात्रा को कैसे सरल बनाया जाए, किस तरीके से हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या हम उनको प्रिकॉशंस और सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं चारधाम यात्रा के बारे में, जिसके लिए मैं मंजू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंजू जी इसके बारे में बताएं। गंगा मैया की जय। तो चारधाम यात्रा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसका। मुख्यतः दो तरह की चारधाम यात्राएं हैं। एक जो मुख्य चारधाम है, जिनमें सबसे पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, दूसरा है द्वारिका धाम, तीसरा है श्री जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। ये मुख्य चारधाम है। और इसके साथ दूसरी चारधाम यात्रा भी होती है जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड में है। इनको छोटा चारधाम और हिमालय चारधाम भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहली यात्रा होती है यमुनोत्री धाम की, जो यमुना जी का उद्गम स्थल है। दूसरी यात्रा होती है गंगोत्री धाम की, जहाँ से गंगा मैया निकलती हैं। इसके बाद हम जाते हैं श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। और सबसे लास्ट में हम चारधाम यात्रा में जाते हैं नारायण के क्षेत्र बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। तो चारधाम यात्रा के लिए जो प्रवेश द्वार है वो हरिद्वार है। जैसे नाम से पता चलता है, हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। जी मैम। क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन के जाने के लिए आपको हरिद्वार से होकर जाना पड़ता है, इसीलिए उसको हरि का द्वार भी कहा गया है। और इसके पीछे एक पुराणों में एक कथा भी आती है, कहानी आती है कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समय पर अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में जो ब्रह्मकुंड नामक जो जगह है वहाँ पर गिरी थी। और ब्रह्मकुंड में गंगा जी में स्नान करने का पुण्य जो है वो अक्षय पुण्य मिलता है उससे। तो ऐसा कहा जाता है कि यात्रा आरंभ करने से पहले एक बार आदमी हरिद्वार में आके डुबकी लगाता है, गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, और फिर वो आगे के लिए जाता है। डेफिनेटली मैम। तो इन दोनों में से हम कौन सी वाली चारधाम करवा रहे हैं मैम? हम लोग अभी करवा रहे हैं जो उत्तराखंड के चारधाम है, और ये यात्रा शुरू होती है मई से लेकर और नवंबर तक चलती है। ओके। एक्चुअली मैम जैसे काफ़ी लोग ऑलरेडी चारधाम यात्रा करते हैं जी, और काफ़ी टाइम पहले से ये चली हुई है, तो किस एज ग्रुप के पर्सन के लिए यात्रा रहती है मैम? पुराने समय में क्या होता था सर कि जो लोग मतलब 50 साल के हैं या जो अपने सारे दैनिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कर लेते थे, उसके बाद वो यात्रा पे जाते थे और पैदल ही यात्रा करते थे और घर वालों को बोलकर आते थे कि अब हमें 2 महीने 6 महीने साल जितना समय लगेगा हम यात्रा करेंगे, हम वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छे से विदा करके आते थे। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, आपको रहने की अच्छी फैसिलिटीज है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, तो इसकी वजह से कोई भी किसी भी एज ग्रुप का जो व्यक्ति है, बच्चे हैं, टीनेजर है, मिडिल एज्ड है, ओल्ड एज के पीपल हैं, सभी लोग यात्रा कर सकते हैं। और सभी की सुविधा का ध्यान रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है। तो पहले तो चलो महीनों लग जाते थे, लेकिन अभी क्या पैकेज है मैम, कितने दिनों का रहता है? तो जो पैकेज है वो आपको सर बताएंगे। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि चारधाम यात्रा के जो पैकेजेस हैं वो हरिद्वार से हरिद्वार 10 दिन की यात्रा रहती है। ओके।
तो इसमें कंप्लीट पैकेजेस होते हैं जिसमें अलग अलग डेस्टिनेशंस पे अलग अलग स्टे होते हैं और कंप्लीट यात्रा हम 10 दिन के अंदर वो कराते हैं। तो इसके अंदर जो पहली डेस्टिनेशन है, जैसे कि मैम ने बताया अभी आपको, पहला जो द्वार है वो हरिद्वार है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है चार धाम के लिए। तो यहाँ गंगा स्नान करने के बाद उसके बाद लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और पहला जो धाम है यमुनोत्री धाम, उसके दर्शन के लिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए हम लोग बरकोट में स्टे करते हैं। तो बरकोट स्टे के लिए हरिद्वार से जो अप्रॉक्स टाइम लगता है आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं बरकोट पहुंचने में। अब बरकोट पहुंचने के भी 2 तरीके हैं आपके पास। इसमें एक तो ये तरीका है कि वाया मसूरी होते हुए कई लोग जाते हैं बरकोट के लिए, और एक विकासनगर होते हुए जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि वो आए हैं तो वो मसूरी भी कवर करें, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं कि आदमी स्मूथ जर्नी करे ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि गर्मियों में देखिए धूप भी बहुत होती है मई जून के टाइम में। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी यात्रा स्मूथ रहे, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप वाया विकासनगर होके जाएं। अगर आपको मसूरी घूमना है तो आप अलग से टाइम लेके आएं, क्योंकि मसूरी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके लिए आपके लिए मतलब ऑन द वे जाते हुए आप कवर नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको मसूरी देखने के लिए चाहिए। तो आप वाया विकासनगर होते हुए बरकोट पहुंचते हैं और बरकोट पहुंचने के बाद वहां स्टे होता है आपका। नेक्स्ट डे फिर आप जाते हैं यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए। तो यमुनोत्री धाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। यमुनोत्री माता का उद्गम यहाँ से हुआ है। यमुनोत्री जो रिवर हैं उनका उद्गम इस स्थान से हुआ है, यमुनोत्री स्थान से। और यमुनोत्री जी जो हैं वो सूर्य जी की पुत्री हैं और शनि देव की बहन है और यम जी की बहन है यमुनोत्री जी जो है। तो इसलिए इस स्थान का महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। आपने यमुना जी के बारे में सुना भी होगा कि मथुरा के अंदर ये प्रचलित है, जो मथुरा में लोग रहते हैं या जो लोग जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि भाई और बहन अगर मथुरा जी में जाके यमुना जी के तट पर भाई दूज के दिन टीका कराते हैं तो उनको यम की पीड़ा जो है वो हट जाती है, उनको यम का कष्ट नहीं होता है। तो इसी तरीके से यमुनोत्री धाम में भी जो शिला के रूप में जो मूर्ति है वो माता यमुनोत्री की और यम जी की मूर्ति है। तो उसके दर्शन करने से भी सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो ये वहाँ की मान्यता है यमुनोत्री धाम की। तो ये काफी पौराणिक और पुराने मंदिर हैं। सारे ही जितने पौराणिक हमारे जितने भी स्कंद पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, सभी में इनका उल्लेख किया गया है। तो सॉरी सर मैं बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ जी। तो आपने यहाँ पे बताया कि जो भैया दूज के दिन मतलब करते हैं तो उनको काफी फल इसका मिलता है जी। तो भैया दूज पे कोई है पैकेज? मैं अपनी बहन को रोहित जी देखिए, भैया दूज के दिन तो यमुनोत्री जी का पैकेज नहीं दे पाएंगे, उसके लिए तो फिर आपको अपनी सिस्टर को लेकर मथुरा जी जाना पड़ेगा। जी। तो बट ये है कि आप कभी भी मई से लेके नवंबर के बीच में यहाँ का प्लान कर सकते हैं आप। और ऐसा भी नहीं है कि आपको चारों धाम एक साथ ही करने हैं। आप जैसे अगर किसी के पास कम समय है, जॉब वाले लोग हैं, तो वो एक धाम करके भी चारों धाम कर सकते हैं। तो हम यमुनोत्री जी पे थे, तो जैसे हम यमुनोत्री जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम यम जी के और यमुनोत्री जी के दर्शन करते हैं और मैंने बताया कि सारे पाप हमारे मिट जाते हैं वहाँ दर्शन करके। और जैसे कि सूर्य जी की पुत्री है यमुना मैया, है ना, तो वहाँ पे एक तप्त कुंड भी है सूर्य कुंड के नाम से, जो कि बहुत पुराना और प्रचलित कुंड है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव यहाँ पर अपनी पुत्री को देखने के लिए आए थे। सर। तो वो सूर्य कुंड इसलिए उसी के नाम से जाना जाता है, सूर्य कुंड। तो और ये भी है वहाँ की कुछ मतलब पुरानी धारणाएं हैं। और ऐसा है भी कि लोग जब दर्शन करने जाते हैं तो कुछ चावल या आलू वगैरह वो उस कुंड में रख देते हैं, तो फिर वो पक जाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है उन चीजों को। तो इस तरीके से हम अपना यमुनोत्री धाम सेकंड डे में कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से डे 2 कंप्लीट हो जाता है। डे 2 में हम यमुनोत्री जी के दर्शन करके वापस बरकोट आ जाते हैं स्टे करने के लिए। तो हमारा सेकंड डे भी जो स्टे रहेगा वो बरकोट के अंदर ही रहेगा। थर्ड डे हमारी जो यात्रा होती है वो बरकोट से उत्तरकाशी के लिए होती है, गंगोत्री दर्शन के लिए। ये जो यात्रा है ये अप्रॉक्स 90 किलोमीटर की है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि हमारी यात्रा बहुत शॉर्ट टाइम की है, तो आप इसमें हमें दूसरे दिन ही दर्शन करा दीजिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि सीजन टाइम में रश बहुत होता है, रोड के ऊपर जाम बहुत लगते हैं। तो सपोज सुबह आप निकलते हैं 8 बजे 7 बजे भी निकलते हैं, तब भी आपको ये 90 किलोमीटर कवर करने में 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं। सही बात है। तो इसलिए आप डे 3 में आप दर्शन नहीं कर सकते गंगोत्री जी के। तो आपको आराम से हम कंफर्टेबल जर्नी करने के लिए यही सजेस्ट करते हैं कि आप आराम से उत्तरकाशी जाइए, अपने पहले 2 दिन की थकान उतारिए, क्योंकि देखिए आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही जाना पड़ता है। सही बात है सर, है ना। तो आपको 4 से 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, तब आप दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये आपको एक दिन ऐसा मिलता है जिसमें आप जल्दी पहुंचकर
रेस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जी। आगे की जो यात्रा है वो आपको अच्छा खासा कष्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए अब तो काफी स्मूथ हो चुकी हैं चीजें, जी। लेकिन ये है कि आपकी स्मूथ हो जाएगी आगे की जर्नी। जी। तो गंगोत्री धाम के बारे में मंजू जी आपको डिटेल में बताएंगी। जी। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो गंगा जी हैं वो जी। हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरातन, पवित्र और लंबी नदी है वो। सही बात। और इसको नदी भी नहीं कह सकते हम, तो गंगा मैया कहते हैं। जी। तो गंगा मैया को जो उद्गम हुआ है वो गंगोत्री जो धाम जहाँ पर बना है जी। वहाँ से 18 किलोमीटर आगे एक गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसमें गौमुख नाम की एक जगह जी है, मैम। जहाँ पे एक गुफा है और उसी में से जो नदी है भागीरथी नदी वो निकलती है। जी मैम। लेकिन क्योंकि वो स्थान इतना दुर्गम है और वहाँ पर हर आदमी नहीं जा सकता है, तो वो ट्रैक करके जाना पड़ता है। बट कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर, कुछ जी। पैदल जाते हैं, कुछ घोड़ा वोड़ा करके भी जाते हैं। ओके। बट मेन जो गंगा जी की मूर्ति है और जो पूजन होता है वो गंगोत्री में होता है। ओके। और जहाँ पे मंदिर बनाया गया है, जी। और मंदिर बनाया था ये एक गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उन्होंने 18th सेंचुरी में ये मंदिर बनाया था। जी मैम। राजा भगीरथ ने एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर शंकर जी की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में लिया जी। और धीरे धीरे उसकी धार को धरती पर छोड़ा। जी। तो गंगा मैया का ये महत्व तो है कि वो स्वर्ग की नदी है। जी। दूसरा ये भी है कि वो भगवान शंकर की जटाओं से होकर निकली है। वो धरती पर आई, राजा जो सगर के पुत्र थे, भगीरथ के जो वंशज थे, वो उन्होंने उनकी मुक्ति हुई और राजा भगीरथ के नाम पर ही नदी का नाम भागीरथी पड़ा। जी मैम। तो वहाँ पर लोग जाते हैं अपनी यात्रा करने के लिए, वहाँ से जल लेकर जाते हैं और गंगा जी का जल वो चढ़ाते हैं केदारनाथ जी में। ओके। आगे जाकर जी। ये गंगा जी की हिस्ट्री है। जी मैम। और तो यहाँ पे हमारा Day 3 कंप्लीट होता है मैम। Day 3 कंप्लीट है। जी। अब Day 4 में हमारा क्या रहता है मैम? देखिए, जैसे इन्होंने बताया हिस्ट्री के बारे में आपको कि गंगा जी कैसे आई थी, है ना, कौन इसको लेके आया यहाँ पर, गंगोत्री जी के बारे में सारी डिटेल बताई। तो अब हमारा Day 3 होता है कि हम उत्तरकाशी आते हैं, स्टे करते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठकर गंगोत्री जी दर्शन के लिए जाते हैं। जी। गंगोत्री जी दर्शन के लिए जाते जब हम ऑन द वे हैं तो हर्षिल वैली आपने सुना होगा, जी। काफी फेमस जगह है। जी। एक पुरानी मूवी भी है, उस मूवी का नाम है मंदाकिनी की मूवी है, उस मूवी की शूटिंग भी वहीं पर हुई है। जी। तो वो हर्षिल वैली बहुत ब्यूटीफुल है। तो मतलब वो नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं, हर्षिल वैली। हर्षिल वैली बहुत ब्यूटीफुल है। तो मतलब ऐसा है कि उत्तरकाशी से और हर्षिल जाते हुए गंगोत्री की जो जर्नी है उसमें आदमी को सोना नहीं चाहिए। वो नज़ारे ऐसे हैं कि वो देखने लायक हैं, उनको आप जितना अपनी आंखों में भरकर रखेंगे उतना सुकून मिलेगा आपको। सही बात है। तो वहां से जाते हुए फिर आप चौथे दिन गंगोत्री पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और वापस उत्तरकाशी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा Day 4 कंप्लीट हो जाता है यात्रा का। एक्चुअली मैम ने पिछले पॉइंट में एक बात भी की थी कि जैसे गौमुख की आपने बात करी थी, ट्रैक भी करते, तो क्या हमारी कंपनी वो ट्रैक्स भी प्रोवाइड करती है? जी, हम लोग वो ट्रैक भी प्रोवाइड करते हैं। गंगोत्री से गोमुख का जो ट्रैक है वो लगभग 18 किलोमीटर का है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से ट्रैक करने के लिए। तो अप्रॉक्स 150 लोगों की परमिशन एवरीडे मिलती है ट्रैक की। तो वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको परमिशन मिल जाएगी तभी आप उसके लिए आगे अपना पैकेज या जो भी आपकी डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हैं। ओके। इन केस किसी ने वो ट्रैक बुक करना है आपके थ्रू तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है? बिल्कुल कर सकते हैं रोहित जी, उसमें हम सारी सुविधाएं देते हैं। हम गाइड भी देते हैं साथ में और ट्रैकिंग्स की सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर। जी। वो तो ग्रुप ही होगा मे बी। हाँ, ग्रुप टूर में भी जा सकते हैं। देखिए, अगर जैसे आप इसमें क्या है कि 150 लोगों की परमिशन एवरीडे निकलती है, तो उसमें ग्रुप टूर तो बहुत रेयर होते हैं। आप अपना इंडिविजुअल कोई कस्टमाइज ग्रुप बना सकते हैं, जैसे 10 लोगों ने अप्लाई किया और उन सबको परमिशन मिल गई, तो हम उस ग्रुप को गाइड के साथ और सारी चीजों के साथ हम ट्रैक करा सकते हैं। डेफिनेटली सर। चलो सर, आगे हम Day 5 पे आते हैं। जी बिल्कुल। अब हम रोहित जी यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि अगला जो डेस्टिनेशन है वो है केदारनाथ जी का। जी। और इन चारों धाम में मतलब सबसे जो टफेस्ट में कहूंगा वो केदारनाथ धाम है। और जो सबसे ज्यादा करना चाहते हैं वो भी केदारनाथ ही। बिल्कुल, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो केदारनाथ जी है। जी। आपको तीनों धाम में शायद उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी अकेले केदारनाथ जी में आपको मिल जाएगी। हालांकि अब बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, सुविधाएं बहुत सारी हैं केदारनाथ जी में। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से दर्शन में कुछ प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं वहां पे प्रोवाइड कर दी हैं जी। और इसलिए जो है वो यात्रा पर आराम से हो जाती है। जी। तो Day 4 के बाद Day 5 में हम निकलते हैं रोहित जी केदारनाथ जी के लिए। तो
इसमें ऐसा रहता है कि हम जब गंगोत्री उत्तरकाशी से निकलते हैं जी। तो उत्तरकाशी से निकलकर हम आगे जाते हैं केदारनाथ जी दर्शन के लिए। जी, जी। केदारनाथ जी के लिए हमें जो स्टे करना होता है वो हमारा स्टे या तो होता है गुप्तकाशी में जी, या जी। फाटा में या रामपुर में या सीतापुर में। जी, जी। ये जो चारों डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई है ये 10-10, 12-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, तो वहाँ पे सर होटल्स मिलते हैं या फिर धर्मशाला वगैरह? रोहित जी वहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं। ओके। जैसा जिसका बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटी मिल जाती जी, है। वहाँ जी, पर जी, धर्मशालाएं भी हैं, होटल्स भी हैं जी, जी। और डोरमेट्रीज भी हैं। जी। तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली मिल जाता है। डेफिनेटली। तो 5th डे में हम लोग गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर या रामपुर में हम स्टे करते हैं। जी सर। इसमें भी हमारा सजेशन ऐसा होता है रोहित जी कि जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं उनको हम ओके। प्रेफर करते हैं वो गुप्तकाशी या फाटा में रुकें। जी, जी। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं केदारनाथ जी के लिए वो गुप्तकाशी और फाटा से रहती है। डेफिनेटली सर। और जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं जी। उनको हम प्रेफर करते हैं कि उनका सीतापुर या रामपुर में स्टे हो। ओके। क्योंकि ट्रैकिंग जो स्टार्ट होती है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। ओके। तो गौरीकुंड के जो नियर पड़ता है वो सीतापुर और रामपुर पड़ता जी, है। जी। तो इसमें ऐसा रहता है। तो ट्रैक कितने किलोमीटर का रहता है सर? रोहित जी इसका 19 किलोमीटर का ट्रैक है वन साइड। वन साइड मतलब ठीक। 38 किलोमीटर आने जाना। तो मतलब एक दिन में कंप्लीट हो जाता है सर? नहीं, एक दिन जाने में लगता है। जी, सेम जी, डे जी। तो आना जाना पॉसिबल नहीं है। कर जी, सकते जी। हैं अगर घोड़े या पालकी वगैरह से जाना चाहें। ओके। घोड़ा पालकी वगैरह की सुविधा भी है वहाँ पे। जी, तो तो उससे हम कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रैक करता है तो उसको उनको फिर मतलब रहने की व्यवस्था? ऊपर केदारनाथ जी में रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास धर्मशाला भी हैं, आश्रम भी हैं वहाँ पे स्टे के लिए, कैंप्स जी। भी हमारे पास हैं। बाकी गढ़वाल मंडल की साइड है GMVN की, उसके जी, थ्रू जी। भी आप अपना कैंप्स वगैरह बुक कर सकते हैं। जी, जी। अगर आप खुद करना चाहें। हमारे थ्रू आते हैं तो हम आपको आश्रम और जो जी, जी। होटल्स तो वहाँ नहीं होते हैं, वहाँ मोस्टली जी। आश्रम और धर्मशालाएं होते हैं। तो Definitely। उनके थ्रू आप हमारे थ्रू बुकिंग कर सकते हैं ओके, केदारनाथ तो जी मतलब केदारनाथ जब हम ट्रैक करेंगे या कोई भी ट्रैक कंसीडर करता है तो ऐसा नहीं सोचना है मन में कि हमें लग्जरी मिलेगी ऊपर ज्यादा, मतलब वो जो फैसिलिटी है उन्हीं में गुजारा करना है। जी 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 रोहित जी बिल्कुल। जी, जी। देखिए ऐसा है कि अब आप मैं एक छोटी सी बात इसमें बीच में जो स्किप हो गई वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये यात्रा जो है साल में सिर्फ 6 महीने चलती है। जी, जी। और 6 महीने बंद रहती है। जी, जी। तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके यहाँ नहीं आ सकते कि हमें बहुत ज्यादा उस तरह की हाई प्रोफाइल जी, जी। फैसिलिटीज मिलेंगी जैसे हमें शिमला, मनाली या मसूरी, नैनीताल में मिलती है। जी, 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 क्योंकि जी। ये डेस्टिनेशन 12 महीने चलने वाली जी, है जी। और ये डेस्टिनेशन 6 महीने चलने वाली है। Definitely, तो थोड़ा सा माइंड आपको मेकअप करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल होम मतलब जी, जी। फील होमली फील नहीं होगा। जी, जी। ऐसे तो मिल जाएगा आपको, जी, लेकिन जी। फिर भी एक होता है कि आप समझ सकते हैं 6 महीने अगर कोई डेस्टिनेशन चल रही है तो हमें डेफिनेटली उस तरीके से माइंड मेकअप करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट है वो डायरेक्टली बोलता है मुझे बाकी नहीं करना, मुझे केदारनाथ ही करना है, कर सकते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा भी। लेकिन वो बीच से वो पानी भी ले जाना पड़ता ना केदारनाथ के लिए चढ़ाने। देखिए यात्रा तो हरिद्वार से ही शुरू होती है। जी, 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 तो जी, हरिद्वार जी। से ही आप भागीरथी जी आप भले ही उत्तरकाशी से रही हैं, गोमुख से रही हैं, लेकिन आ तो हरिद्वार रही है ना। मतलब एक बार कंसीडर किया जाए तो मतलब कंप्लीट करेंगे तो उसका ज्यादा मतलब देखिए चारधाम यात्रा का अपना पुण्य है। जी, जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में एक बार तो चारधाम यात्रा करनी ही चाहिए। सही बात है सर। क्योंकि ये ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो भगवान की कृपा से हमें ऐसे धाम मिले हैं जब जी, आप जी। एक एक धाम देखेंगे तो आपको फील होगा कि आप स्वर्ग में यहीं आ गए हैं। डेफिनेटली आपको वो फील वहाँ मतलब हमें नहीं पता स्वर्ग कैसा है, लेकिन जब आप एक एक धाम देखेंगे जी, तो आपको जी। फील आएगा कि आप स्वर्ग में खड़े हैं। ये कोई सही बात दूसरी ही जगह है। जी जी सर। जी जी। जी डे 6 पे चलते सर, फिर आज केदारनाथ जी, तो जी, हमारा जी। हो गया कंप्लीट। डे 5 में हम इसको डे 5 में हम गुप्तकाशी या कहीं भी नियर बाई रुकेंगे। जी, जी। और डे 6 में फिर हमें अगर ट्रैक करना है तो रोहित जी उसके लिए हमें फिर लास्ट हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जाती है वो सोनप्रयाग तक जाती है। ओके। सोनप्रयाग में हमारा ट्रांसपोर्टेशन आपको छोड़ देता है। जी। वहां से जो लोकल जिप्सी हैं, जो ट्रैकर हैं, वो चलते हैं। ओके। जो 50 से 60 रुपए तक एक पर्सन का लेते जी। हैं और वो आपको गौरीकुंड तक छोड़ते हैं। ओके। गौरीकुंड से आपकी ट्रैकिंग एक्चुअल स्टार्ट होती है केदारनाथ जी के लिए। ओके। और वहाँ पे आपको सुबह जाना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी अपना चेक कराना पड़ता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको ट्रैक करना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप अपने होटल से जी जी। निकल जाएं, ताकि आप सोनप्रयाग पहुंचे और फिर गौरीकुंड पहुंचने में आपको, क्योंकि वहाँ पे भी सीजन का टाइम में रश जी, होता जी, है, तो आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। Definitely, अगर आप 4 बजे निकलते हैं तो मान के चलिए कि 6 बजे आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। सही बात है सर। और अगर आपका 6 बजे ट्रैक स्टार्ट होगा और 19 किलोमीटर का ट्रैक है जी, जी। और आपने पैदल ही जाना है, जी, जी। तो आप मान के चलिए कि 9 से 10 घंटे आपको ट्रैक करने में लग Definitely, जाएंगे। sir। आप सुबह
6 बजे चलेंगे तब जाके शाम को 4-5 बजे आप केदारनाथ जी ऊपर सही बात है पहुंचेंगे। आपकी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट ने घोड़ा पालकी वगैरह सब चीज़ों की सुविधाएं दे रखी हैं। जी, जी। तो घोड़ा पालकी पिट्ठू किसी भी चीज़ की आप सुविधा ले सकती हैं। वहाँ पे यूनियन बनी हुई है, वहाँ से पर्ची कटा के आप इनकी सुविधाएं ले सकते हैं। डेफिनेटली सर। उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। जी जी तो वो सुविधाएं आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली तो 6th डे में फिर हम केदारनाथ जी पहुंचते हैं ऊपर। केदारनाथ जी पहुंचने के बाद जैसा भी हमारा स्टे होता है, अगर आपने बुक किया हुआ है तो कैंप्स वगैरह, रूम्स वगैरह जो भी आश्रम में धर्मशाला में है वहाँ जाके स्टे कीजिए, फ्रेशन अप होइए। उसके बाद शाम की आरती देख सकते हैं आप केदारनाथ जी की। जी, जी। और ये तो हुआ ट्रैकिंग का और डे वाइज रूटीन। थोड़ा सा केदारनाथ जी की मैं पौराणिक कथा भी बता देता हूँ आपको। Definitely, sir. एक्चुअली केदारनाथ जी कैसे आए, कैसे उद्गम हुआ इनका। तो हम सब लोगों ने महाभारत देखा हुआ है। जी सर। जी जी महाभारत में पांडवों का और कौरवों का दोनों का युद्ध हुआ था, सबको पता है। जी सर। तो इसी के से जुड़ी हुई ये कथा है केदारनाथ जी की। तो पांडवों को जब ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाइयों का मृत्यु का जी, पाप उनके ऊपर आया है, जी, तो जी। उसके निवारण के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू की। जी जी तो भोलेनाथ की तपस्या की तो भोलेनाथ भी उनसे रुष्ट थे इसके लिए। Definitely. तो उन्होंने उनको दर्शन नहीं दिए इतनी जल्दी। जी जी तो उनको पता चला कि भोलेनाथ जो है उनको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। जी, जी। और वहाँ आप जाइए। तो वो हिमालय क्षेत्र में उनको ढूंढते हुए आए। जी जी और यहाँ पर जब उन्होंने तपस्या की तो उनको पता चला कि बैल के रूप में जी भगवान भोलेनाथ यहाँ घूम रहे हैं। जी जी तो अब वो पहचाने कैसे उनको कि भगवान भोलेनाथ कौन से हैं इनमें। जी जी तो उसके लिए जो भीम थे, आपको पता ही है भीम बहुत शक्तिशाली और विशालकाय थे। तो जी, उन्होंने जी। अपना रूप बड़ा किया जी। और 2 पर्वत थे, दोनों पर्वतों के बीच में अपनी टांगे रख के जी, जी। जितने भी जानवर थे उनको निकालना शुरू किया। अच्छा तो बाकी जानवर तो निकल गए, जी, जी। जो भोलेनाथ जी थे वो नहीं निकले। जी, तो जी। उनको पता चल गया कि ये भोलेनाथ ही हमसे छुप रहे हैं। जी जी अब भोलेनाथ भी उनको पहचान गए हाँ जी हाँ जी कि ये सारा प्रपंच जो रचा है भीम ने मेरे लिए रचा है। जी जी तो उसके लिए उन्होंने उनसे बचने के लिए वहां से भागना स्टार्ट किया। जी जी तो जब वो भागने लगे तो भीम जी ने उनको पकड़ा। जी और जब उनको पकड़ा तो उनका जो पीछे का भाग है, यानी कि पीठ वाला जो बैल का भाग है, जी। वो केदारनाथ जी में स्थापित है। ओके। जो शिवलिंग जो है वो पीठ का भाग है केदारनाथ जी जी, का। जी। आप फोटो में भी देखेंगे केदारनाथ जी का जो शिवलिंग है वो सबसे अलग है। जी एक शिला टाइप दिखता है हमें। जी, जी। तो वो इसलिए है क्योंकि वो बैल का पीछे का भाग है। जी तो पीछे का जो भाग है केदारनाथ जी में है और आगे का जो मुख वाला भाग है वो निकलता है पशुपतिनाथ जी नेपाल के अंदर। ओके तो 2 भाग हैं इनके, एक भाग जी। यहाँ पर है, एक पशुपतिनाथ नेपाल जी जी में। जी तो ये एक पुरानी कथा है जो कि केदारनाथ जी के जी, लिए है। जी। और इस मंदिर की जो स्थापना कराई थी वो कराई थी आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी के आसपास। जी, जी। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। जी जी अभी लास्ट टाइम सर केदारनाथ में निच्चर का भी काफ़ी प्रकोप रहा। तो वो पत्थरशिला जिसके बेस पे केदार मतलब वो मंदिर सुरक्षित रहा, वो भी वहाँ पे मौजूद होगी। जी 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 देखिए 2013 में आपदा आई थी। जी, जी। और ये अच्छा सवाल पूछा आपने एक, जी, जी। क्योंकि इससे रिलेटेड एक कथा भी है जो हम बीच में स्किप कर रहे थे, भूल गए थे हम, जी, जी। कि धारी देवी मंदिर पड़ता है ऑन द वे जाते हुए। हाँ जी, सर। धारी देवी के बारे में सबने सुना होगा। जी, जी। तो ऐसा कहा जाता है कि इन चारों धाम की जो रक्षक है वो धारी देवी है। जी तो 2013 की जो आपदा आई थी उसके जी। पीछे का कारण ये था कि धारी देवी का जो टेम्पल था, मंदिर था जी। जो पुराना, उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है। जी तो ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब वो टेम्पल वहां से हटाया गया, वो मूर्ति वहां से हटाई गई, जी। तब वो 2013 में आपदा आई थी। जी तो वो रूप धारी देवी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था जी, जी, कि जी, भाई यहाँ हम रक्षक बैठे हुए हैं, तो अब देखिए पुरानी किसी चीज को छेड़ेंगे तो कुछ तो झेलना पड़ेगा। सही बात है सर। तो वो धारी देवी ने जो है वहां पर स्थापित जी, हैं और वो यहाँ की रक्षक हैं। जी, जी। धारी देवी तो वो चारों धाम की रक्षा करती हैं। अभी- और जी, जी। तब वो 2013 में आपदा आई थी। जी जी और आपदा जब आई तो आप ये देखिए कि काफी नुकसान हुआ। जी, जी। है ना, हमने सुना कि मतलब काफी लोगों की डेथ भी हुई, जी, जी। काफी नुकसान हुआ, लोगों के घर उजड़ गए, जी। लेकिन मंदिर में कुछ नहीं हुआ। सही बात है सर। तो ये भगवान की कृपा ही है, भगवान का प्रताप है जी, जी, कि जी, मंदिर जी। के पीछे एक बहुत बड़ी शिला आकर रुक गई। जी, जी। और जो पीछे से जल आ रहा था वो जी, 2 जी। भागों में कट गया वहां से। जी 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 और अभी धारी देवी जी का मंदिर जो है वो प्रेजेंट लोकेशन पे है कि वो शिफ्ट? लोकेशन वही है, बस वहां से ऊपर उठा दिया गया है। ओके। क्योंकि नीचे डैम बनाना था, जी, तो जी, डैम जी। का पानी नीचे आना था। जी, जी। तो उस वजह से क्या किया उन्होंने कि वहां से शिफ्ट करके ऊपर
ओके, मतलब लोकेशन वही है, बस हाँ, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन पहले उन्होंने लोकेशन बदल दी थी। पहले लोकेशन बदलना चाह रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो उसी स्थान को ऊपर उठा के बस वहीं शिफ्ट कर दिया गया धारी देवी का मंदिर। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये तो काफी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम जी। पे। और मैं आपको धारी देवी के बारे में भी बताऊं कि धारी देवी जी साक्षात देवी हैं, जिनको आप देखेंगे उनका रूप दिन में चारों पहर में अलग अलग होता है। जी। तो वो अपना अलग अलग रूप दिखाती हैं चारों पहर के अंदर। तो वो अगर कोई हेलीकॉप्टर से यात्रा करता है तो उनको भी देखने का मौका मिलता है कि ट्रैक वाला हो इसे? धारी देवी का, धारी देवी तो देखिए जाते हुए ऑन द वे पड़ता है। ओके। ये आप जब कर्णप्रयाग क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो ऑन द वे जाते हुए धारी देवी का मंदिर पड़ता है। जो हेलीकॉप्टर वाले हैं उनको तो नहीं देखने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की चारधाम यात्रा अलग होती है, और जो ऑन द वे जो बाई रोड होती है वो अलग होती है। तो जो ऑन द वे जो जाते हैं लोग, उनको वो देखने का सौभाग्य मिलता है। जी सर, जी। तो इसके बाद हम डे 6 में वापिस आ जाएंगे। देखिए डे 6 में हमें फिर ऊपर स्टे करना पड़ेगा। हम शाम की आरती देखेंगे भगवान भोलेनाथ की, और ऊपर स्टे करेंगे। और आप चाहें तो भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, धाम में बैठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ जी की जो चारों कॉर्नर्स हैं उनकी वाइब्रेशन ही अलग है। जी। आज की डेट में लोगों को ये नहीं पता है, पहले जब पुराने लोग हुआ करते थे वहां पे यंत्रों का भी निर्माण हुआ करता था। ओके। क्योंकि चारों कोनों में जो उनकी वाइब्रेशन है, ये नासा ने भी माना है। जी। उनकी वाइब्रेशन ही अलग है। जी। तो आप वहां जाएं, उस टाइम को यूटिलाइज करें, भगवान का नाम जप करें, रात में रुकें, छठा दिन आपका वहीं स्टे रहेगा। फिर 7th डे आप मॉर्निंग में स्नान ध्यान करके वापस जाएंगे, आरती देखेंगे, दर्शन करेंगे, और 7th डे ट्रैक डाउन करके आप नीचे आ जाएंगे गौरीकुंड। फिर गौरीकुंड से सेम प्रोसेस रहेगा, आप अपना वहाँ से ट्रैकर या जिप्सी जो भी है वो सोनप्रयाग तक लेकर आएंगे। सोनप्रयाग में आपका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे खड़ा रहता है, वो आपको लेके आपके होटल तक लाएगा। ओके जी। तो हमारे जो गाइड होते हैं वो केदारनाथ तक जाते हैं कि वो हमको बस वहीं पे देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे वैसे जो गाइड्स होते हैं वो हमारे ड्राइवर्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे लोकलाइड हैं। उनको सारा डिटेलिंग पता होता है। ओके। तो वो आपको सिर्फ सोनप्रयाग तक का गाइड करते हैं, आगे का वो बता देते हैं आपको। अगर किसी को गाइड अलग से चाहिए कि जो उनको पूरी यात्रा कराए, उनके साथ ट्रैक भी करे, तो वो अलग मिल जाता है। उसके चार्जेस वो सारी चीजें अलग होती हैं। और ऊपर जो केदारनाथ में स्टे होता है वो ऑलरेडी हम ही बुक करवा के देते हैं। बिल्कुल रोहित जी, वो हम ही बुक करा कर जाके ही। जी। हम आपको स्लिप देते हैं बनाकर। वहाँ जो उनके ऑनर होते हैं, जो पंडित होते हैं, हम उनका नाम और नंबर आपको देते हैं, स्लिप देते हैं। वो नंबर और नाम आप स्लिप दिखाएंगे तो आपकी बुकिंग्स वहाँ ऑलरेडी होती है, तो आपको अपना रूम मिल जाएगा। ओके। तो मतलब हमें किसी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो हमारे गाइड पीछे छूट गया, हम अकेले पड़ गए। नहीं, ऐसा तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, बहुत सुगम यात्रा। ओके। तो सर नेक्स्ट डे का क्या प्लान रहता है? देखिए 7th डे में फिर हम नीचे आ जाते हैं जी, और स्टे करते हैं और अपना फ्रेशन अप होके डिनर विनर करके रेस्ट करते हैं। फिर 8th डे मॉर्निंग हम निकलते हैं बद्रीनाथ जी दर्शन के लिए। अब बद्रीनाथ जी दर्शन में भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जी। उसमें हम 3 जगह स्टे देते हैं, जिसमें पीपलकोटी भी स्टे रहता है, जोशीमठ भी स्टे रहता है, और कई लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ में स्टे चाहिए तो हम बद्रीनाथ भी स्टे देते हैं जी। तो हम तीनों ही जगह पर स्टे करा सकते हैं, पीपलकोटी, जोशीमठ या बद्रीनाथ, जैसे जिसकी प्रेफरेंस होगी, जो जहाँ। क्योंकि देखिए क्या है कि बद्रीनाथ में ठंडा बहुत है जी, तो कई लोगों को होता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या ठंड से प्रॉब्लम है, तो वो लोग पीपलकोटी या जोशीमठ में स्टे कर लेते हैं। वो बद्रीनाथ सिर्फ दर्शन करके वापस नीचे आ जाते हैं। तो 8th डे में हम जोशीमठ या पीपलकोटी तक जाकर स्टे कर लेते हैं जी। और बद्रीनाथ की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो सारी चीजें हैं, उसके बारे में मंजू जी आपको डिटेल में बताएंगी क्योंकि हर साल ये जाती हैं बद्रीनाथ दर्शन करने। जी। तो जो बद्रीनाथ जो धाम है वो एक्चुअली सबसे पहले वो भगवान शंकर की स्थली थी। भगवान शंकर और पार्वती माता वहाँ रहते थे जी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि भगवान जो विष्णु हैं वो अपने क्षीर सागर में लेटे हुए थे, ध्यान मग्न थे, और माता जो लक्ष्मी है वो उनके चरण दबा रही थी। और उसी समय नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। तो नारद मुनि देखते हैं कि भगवान योग निद्रा में है और माता उनके चरण दबा रही हैं। तो वो कहते हैं, प्रभु ये क्या द्वेष धर रखा है आपने। अब उनकी इस बात से जो विष्णु जी हैं वो थोड़ा उनको समझ नहीं आता है, वो आहत हो जाते हैं और वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपना ध्यान लगाने के लिए धरती में कोई स्थान ढूंढने लगते हैं। तो वो जो
एरिया है बद्रीनाथ जी का, वो वहाँ पर आते हैं और उनको वो जगह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती रह रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि भगवान विष्णु तो रूप बदलने में माहिर है, तो वो बाल रूप ले लेते हैं, एक बच्चे का रूप ले लेते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अब माता पार्वती है, माता का हृदय है, कोमल हृदय होता है, वो देखती है कि इतना प्यारा सा बच्चा है और रो रहा है यहाँ पर, तो भगवान शंकर से कहती हैं कि कोई बच्चा रो रहा है। बट भोलेनाथ को पता होता है कि ये तो नारायण है, वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं देवी आप ही जाइए। माता पार्वती जाती हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश करती हैं, पुचकारती हैं और उनको अपने भवन के अंदर ले जाती हैं। वो अंदर भवन के अंदर बैठते हैं और जैसे ही माता बाहर आती है वो अंदर से द्वार बंद कर देते हैं भवन का। माता कहती हैं कि ये द्वार कैसे बंद हो गया, तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये नारायण है और तुम धोखा खा गई इनसे, इनकी लीला में आ गई तुम। फिर भगवान विष्णु कहते हैं महादेव से कि मुझे ये स्थान चाहिए अपनी ध्यान तपस्या के लिए। तो उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ जो है वो केदारनाथ जी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भगवान वहाँ पर जो है खुले में बैठकर ध्यान करने लगते हैं। अब उन्हें ध्यान करते हुए बहुत समय बीत जाता है, बर्फ पड़ती है उनके ऊपर, शरीर जमने लगता है उनका। तो लक्ष्मी माता उन्हें ढूंढती हुई आती हैं यहाँ पर, तो देखती हैं कि भगवान जी ध्यान में मग्न हैं। तो भगवान की बारिश से और मौसम से रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, अपने पति को तकलीफ में नहीं देख सकती हैं, चाहे वो जगत नारायण ही है। तो वो आती हैं और उनके पीछे बद्री कहते हैं बेर को, तो बेर के पेड़ के रूप में उनके पीछे वो खड़ी हो जाती हैं। भगवान विष्णु की तपस्या बहुत समय तक चलती रहती है, वो सारा धूप, बारिश, बर्फ सब अपने ऊपर लेती हैं। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी होती है, वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं माता लक्ष्मी उनके साथ खड़ी हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि तुमने इस बद्री यानी इस बेर के पेड़ के रूप में मेरी रक्षा की है, तो आज से जो ये स्थान है और मेरा नाम बद्रीनाथ है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाथ हूँ, तो तभी से उस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ता है। अभी भी वैसा कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे? अब तो वहाँ पे बेर के पेड़ नहीं है, लेकिन पहले वहाँ पर बेर के पेड़ हुआ करते थे, ऐसा हमने कथाओं में, पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा है। अब आजकल ऐसा नहीं है। ओके जी। तो ये है हमारा 8th डे सर, 9th डे जी। उसके बाद अच्छा बद्रीनाथ जाने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा कि वहाँ तक गाड़ी? नहीं, बद्रीनाथ के लिए आप ऐसा मानिए कि पार्किंग में जहाँ गाड़ी लगती है वहाँ से अप्रॉक्स 500 या 600 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा मंदिर के लिए जी। तो वहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है जी सर। तो नहीं 500 मेरे को लगता है महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए या फिर जो सिटी से आ रहा है उसके लिए तो 500 मीटर भी बहुत है मेरे को लगता है। वहाँ पे ही पिट्ठू वगैरह मिल जाते हैं, अगर 400-500 मीटर भी किसी को जाने में दिक्कत है या कोई सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे पिट्ठू वगैरह होते हैं हेल्प के लिए। जो केदारनाथ जाके आया तो उसके लिए भी थोड़ा हो सकता है कि जी। अच्छा, इसके बाद हम फिर वापसी हमारी जी, वापस फिर हम दर्शन करके जोशीमठ या पीपलकोटी आ जाते हैं 9th डे में जी। और अभी बद्रीनाथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो मंजू जी आपको डिटेल में बता देंगे। तप्तकुंड है और तो बद्रीनाथ धाम में भी जो है जो मंदिर है वो शंकराचार्य जी ने ही बनाया था। और उनको वहाँ पे जो बद्रीनाथ नारायण की जो मूर्ति है वो सालिग्राम शिला में है, काले रंग की मूर्ति है और 1 मीटर तक उसकी हाइट है। और उनको वो नदी में मिली थी, जो वहाँ पर नदी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी में उनको मिली थी। और वहाँ पर एक तप्त कुंड है, जैसे हिमाचल में भी कई जगह पर गर्म पानी के चश्मे हैं और यमुनोत्री जी में भी, तो वहाँ पर भी ऐसा गंधक वाला पानी है जिसमें लोग स्नान करते हैं, जिसको स्किन के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा बताया जाता है। फिर उसके बाद वो भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ जी से 4 या 5 किलोमीटर आगे माणा गांव है, जो हमारा बॉर्डर का विलेज है, जिसको पहले हिंदुस्तान का आखिरी विलेज बोला जाता था, लेकिन अभी लास्ट ईयर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको पहला गांव बोला है कि ये हमारे भारत का प्रथम गांव है। और वहाँ पर व्यास गुफा है जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वहाँ पे व्यास गुफा है और एक बड़ा सा पत्थर है, और उसके जो गुफा के ऊपर के पत्थर है वो आप उनको क्लोजली देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा किसी बुक के पेजेस हैं, पन्नों की तरह वो दिखते हैं ऐसे कट कट लग के तो महर्षि वेदव्यास जी थे, इन्होंने महाभारत बोला ओरली और गणेश जी ने उसको लिखा इसके साथ ही वहाँ पर सरस्वती नदी भी आती हैं जो वैसे तो अब लुप्त हो चुकी हैं और जो संगम है प्रयागराज में वहीं पे
वो मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो सरस्वती नदी भी वहीं आती है और बहुत ज़ोर शोर से उनका वहाँ से निकलती थी वो, लेकिन क्योंकि गणेश जी डिस्टर्ब हो रहे थे लिखते हुए, तो वहीं पर उनको उन्होंने शांत कर दिया। ओके, तो वहाँ पर ये भी एक देखने वाली जगह है। और वहीं से आगे रास्ता जाता है सतोपंथ के लिए, और स्वर्ग की सीढ़ी भी बोला जाता है, जहाँ से कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग गए थे। और व्यास नदी के ऊपर वहाँ पे एक भीम पुल आता है। तो क्योंकि जब पांडव वहाँ से जा रहे थे तो नदी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो भीम ने एक बहुत बड़ी शिला उसके ऊपर रख दी थी। तो वो एक बड़ा सा पत्थर है नदी के ऊपर, जो इसको भीम पुल कहा गया है। तो उसी रास्ते से कहते हैं कि पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे। लगभग में कितने फीट का पत्थर होगा सर? ये तो लगभग कितना होगा? लगभग 20 से 22 फुट के आसपास। 22 फीट का, मतलब बहुत बड़ा पत्थर है वो। जी 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 जी। तो मतलब जो पांडवों का था स्थान, जहाँ से वो एट लास्ट डायरेक्ट, क्योंकि पांडव ही थे, पांडवों में युधिष्ठिर जी ही थे जो, हाँ युधिष्ठिर जी ही थे जो स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। बाकी सब लोग, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ मन में पाप था, किसी समय कुछ ना कुछ किनसे गलती हुई थी, तो वो नहीं जा पाए थे। वो रास्ते में गलते चले गए धीरे धीरे, और सिर्फ युधिष्ठिर थे और उनके साथ में एक डॉग भी था, एक श्वान उनके साथ में गया था। हाँ जी हाँ जी। तो वो सतोपंथ है उससे आगे, और उसके बाद हमारा चाइना बॉर्डर लगता है, इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर। जी जी। तो ये 9th डे में हम कवर करेंगे सारा। जी जी। और एट लास्ट फिर 10th डे हम वापसी। जी रोहित जी, इसके बाद फिर 10th डे हम वापस आ जाते हैं। जी। सब कवर करके अपना चारों धाम हरिद्वार के लिए। जी। और इसी बीच 4 धाम के बीच में हमें पंच प्रयाग भी देखने को मिलते हैं। जी। जैसे आपका देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग क्या है? ये जितनी भी नदियां आ रही हैं हिमालय से निकल के, उनका संगम है। जैसे देव प्रयाग में बहुत सुंदर संगम देखने को मिलता है, जो प्रचलित भी है। आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखा होगा, 2 अलग अलग नदियां आ रही हैं अलग अलग कलर की, तो वो देव प्रयाग में है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, जिनको मिलकर गंगा बनी है, जो हरिद्वार में आ रही है। तो ऐसी अलग अलग प्रयाग में हम अलग अलग नदियों का संगम देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली सर। तो एक्चुअली सर काफी लोग 4 धाम करते भी हैं जी, ठीक है। तो काफी टाइम देखा जाता है ना, इसको एज अ बिजनेस भी किया जाता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा करवानी है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ के करनी चाहिए? अगर वो हमारे से टूर बुक करते हैं, किसी से भी टूर बुक करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ट्रैवल एजेंट उनको यहाँ घुमाएगा, फिर आगे लेके जाता है, तो मतलब वो कल्चरल स्पिरिचुअली वो चीज़ें नहीं कर पाते, मेरे को लगता है। देखिए रोहित जी, जितना डिटेल में मैंने आपको भी बताया है, है ना, सारी कथाएं और सारी चीज़ों के बारे में, मैं अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स को भी वही डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जाने वाले को ये पता होना चाहिए वो किस जगह जा रहा है। डेफिनेटली। जब तक उसको पता नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज के मॉडर्नाइज टाइम में कई लोग छुट्टियां मनाने भी आते हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप छुट्टियां भी मनाएं, लेकिन साथ में 4 धाम यात्रा जो हमारी पौराणिक जगह है, जो आज से नहीं कई कालों से चली हुई आ रही है, तो उनकी मान्यताएं आपको पता होनी चाहिए, है ना। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का पता होना चाहिए, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, ताकि हम उसकी मर्यादा रख सकें। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए 4 धाम यात्रा जो है, कराते तो सभी लोग हैं, लेकिन हमारे साथ आप आएंगे तो हमारे साथ आपको डिटेलिंग मिलेंगी, सारी चीजें हम बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी। क्योंकि अगर हम शिमला मनाली देखें, कश्मीर देखें, अदर डेस्टिनेशंस देखें, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है, लग्जरी। जी। अब यहाँ हमें लग्जरी भी करना है, और हमें स्पिरिचुअली उन चीज़ों की मर्यादा भी रखनी है जो हमारे हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं। और साथ में वो चीज़ें भी फॉलो करनी है जिसका पुण्य भी हमें मिल पाए। तो यहाँ पे मकसद है कि ये नहीं होता कि आना, रहना, खाना और घूमना है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी डिटेलिंग है। मतलब मुझे लगता है वीडियो में तो ऑलमोस्ट कवर हो गई है। जी, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। जैसे मैं भी आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, याद आ गया, जितना आप पूछते रहेंगे उतना याद आता रहेगा रोहित जी। इसमें एक पॉइंट और याद आ गया कि बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल है, ब्रह्म कपाली जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पितृ तृप्त नहीं होते हैं, तो उनके वो तृप्ति के लिए वहाँ पे पिंडदान और तर्पण के लिए बद्रीनाथ जी जाते हैं। जी। तो मैं ये बताता भी हूँ कस्टमर्स को कि अगर आप ज्यादा भी नहीं तो तर्पण तो कर ही सकते हैं अपने पितरों के लिए। डेफिनेटली सर। नहीं तो वो काफी सारी चीजें मतलब हरिद्वार से शुरू करना है और यहीं पे आके खत्म होगा सब कुछ। जी। ठीक है। और मतलब केदारनाथ भी जाना है तो यहाँ से भी मतलब केदारनाथ पहुंचना है तो तैयारी तो हरिद्वार से शुरू होती है। बिल्कुल रोहित जी। अगर आप डायरेक्ट ही केदारनाथ चलेंगे तो मतलब उसका फल भी शायद उतना ना मिल पाए। देखिए ऐसा है कि
किसी चीज की पौराणिक कथाएं बनी हुई हैं तो कोई कारण ही होगा। हरिद्वार अगर नाम है तो कोई कारण ही होगा। डेफिनेटली। ब्रह्मकुंड अगर वो स्थान है तो कोई कारण ही होगा। तो आप उन चीजों को फॉलो करके जाएंगे, आप चाहे हमसे जाएं चाहे कहीं से भी जाएं, तो वो यात्रा फिर आपकी सरल रहेगी और अच्छे से मैनेज होगी। तो हमारा जो टूर पैकेज अब बता रहे हैं हम 9 नाइट 10 डेज में कवर कर रहे हैं कंप्लीट। तो एक्चुअली अगर मुझे ये टूर करना है या किसी कस्टमर को ये टूर करना है तो उनको कितने दिन लेके चलना है? ये तो हमारे 10 दिन है। देखिए रोहित जी, 10 दिन तो हमें चाहिए ही चाहिए। हरिद्वार से हरिद्वार 10 दिन आपको मुझे देने पड़ेंगे यात्रा करने के लिए, जिसमें मैं आपको एक सरल और सुगम यात्रा कराऊंगा। डेफिनेटली। बाकी अब डिपेंडेंसी इस पे करती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेटली। आपकी फ्लाइट कहाँ से है, आपकी ट्रेन कहाँ से है। आप आएंगे तो फिर आपको एक डे रिलैक्सेशन के लिए आपको हरिद्वार में भी चाहिएगा, क्योंकि हरिद्वार आप आएंगे, गंगा स्नान भी करेंगे, आरती भी करेंगे, तो एक डे आपको वो भी चाहिएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर बता सकते हैं आपको। और एक दिन तो मुझे लगता है पूरे हरिद्वार में लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आए और स्नान किया और चले गए। मतलब ये भी मतलब आप मेरे को लगा किलोमीटर्स में जी इतने। हरिद्वार काफी बड़ा है और यहाँ पे भी देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। जी सर जी। हरिद्वार अपने आप में एक बहुत बड़ा धाम है। जी। यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव है। जी। जहाँ पे यही पास में ही है। दक्षेश्वर महादेव है यहाँ पर, जहाँ पर कि जो दक्ष की पुत्री सती थी वो हवन कुंड में समा गई थी। शिव जी का विवाह यहाँ हुआ था। यहाँ पर मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है। एक्चुअली हमें मंदिर बहुत सारे हैं। और आप गंगा आरती देख सकते हैं सुबह शाम। उसका एक जो अलौकिक, जो डिवाइन जो आप फील करेंगे, वो एक मतलब वो कहते हैं ना, वन ऑफ इट्स काइंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो है कि आप गंगा आरती आप बुक भी करवा सकते हो गंगा सभा से, जिसमें आप खुद आरती कर सकते हो या फिर आप वैसे शामिल हो सकते हो। और आप ऋषिकेश जा सकते हो, राम झूला, लक्ष्मण झूला, बहुत सारी सुंदर जगह है ऋषिकेश में भी देखने के लिए। पर वो सब आपकी यात्रा का पार्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि अभी तो बहुत रोहित जी देखिए, मतलब ये मैंने जो बताया आपको चारधाम यात्रा, एक्चुअली उत्तराखंड का एक पार्ट है ये गढ़वाल, जिसके अंदर चारधाम है। उत्तराखंड के 2 डिवीजन है, 2 पार्ट हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो कुमाऊं जो पार्ट आता है, इसमें ये भी अच्छा पॉइंट एक याद आ गया कि कई लोग कहते हैं कि जी हमें चारधाम यात्रा नैनीताल के साथ करा दीजिए, जी हमें कौसानी रानीखेत के साथ करा दीजिए। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको रोहित जी कि आप ऐसा समझिए कि एक बॉडी के 2 पार्ट है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड आपका गढ़वाल है और राइट हैंड आपका कुमाऊं है। तो दोनों ही पार्ट एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली सर। तो इसलिए आपको अगर यात्रा करनी है तो यात्रा के मन से ही आए आप, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। एक तो आप चारधाम यात्रा के लिए आ सकते हैं, और जिस तरीके से आपने लोकेशंस इतनी ज़्यादा बताई जी, तो अगर 1 महीने का टाइम आपके पास है तो उसके लिए भी, उनके लिए भी टूर पैकेज आप प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल रोहित जी यार, मतलब उत्तराखंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारा कि उसको घूमने के लिए आप 1 महीना आराम से लगा सकते हैं। सर पैकेज स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा पैकेज स्टार्ट कैसा, कॉस्ट वाइज पूछ रहे हैं या? अच्छा, कॉस्ट वाइज। जी। देखिए रोहित जी, ग्रुप टूर तो हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो 18,500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ओके। जिसमें एक आदमी का 18,500 रुपए होता है। 9 रात 10 दिन का ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा इसके अंदर, रहना खाना 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है, और रूम होता है। और किसी ने इंडिविजुअली आना है? देखिए इंडिविजुअली कस्टमाइज पैकेज जो है वो अलग अलग होते हैं रोहित जी। वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप साइज क्या है। 4 लोगों का अलग ग्रुप होता है, 6 लोगों का अलग होता है, 12 लोगों की अलग कॉस्टिंग होती है, 27 लोगों की अलग होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और सर आपकी एडवांस बुकिंग कब से शुरू है? रोहित जी हमारी तो जनवरी से बुकिंग चल रही है। ओके, थोड़ा मैं लेट हो गया। चारधाम यात्रा की बुकिंग जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी अगर आप बात करेंगे किसी को केदारनाथ जी में रूम चाहिए होगा तो अभी आपको पता चलेगा कि क्योंकि यात्रा इस बार लेट शुरू हो रही है। इस बार अक्षय तृतीया पे कपाट खुलते हैं गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और वो 8 मई की है। तो 8 या 9 मई से यात्रा प्रारंभ होगी अब की बार। और अगर आप अभी भी केदारनाथ जी में मई में रूम के लिए पूछेंगे तो मोस्टली लोग यही कहेंगे आपको कि सोल्ड आउट है जी। तो बेटर यही है कि आप जितना अर्ली अपना पैकेज बुक कर लें, डेफिनेटली उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब बाकी अगर टूर पैकेजेस की तरह इसमें सोच रहे हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। जी, क्योंकि इसमें अगर केदारनाथ में रूम नहीं मिला तो बाहर भी जी। देखिए एक्चुअल में क्या है रोहित जी, एक तो यात्रा 6 महीने चलती है और हॉस्पिटैलिटी उतनी नहीं है अभी। जी। काफी सारी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके पीछे, लेकिन अभी भी काफी चीजें होनी बाकी हैं। समय लगेगा चीजों को और डेवलप होने में। क्राउड बहुत ज्यादा है। जी। जैसे अभी आपने बताया कि केदारनाथ का प्रचलन हो गया, तो सबको केदारनाथ जी जाना है, तो क्राउड बहुत आता है।
तो अभी डेवलप हो रही हैं चीज़ें धीरे धीरे, तो उससे इसलिए बेटर ये है कि आप अपनी बुकिंग पहले ही कर लें। आप ये मत सोचिए कि आपको मई में आना है तो आप अप्रैल में अपनी बुकिंग करेंगे। आज ही अपनी बुकिंग कीजिए और कंफर्म अपने बुकिंग्स के वाउचर लीजिए हमसे। तो डेफिनेटली अगर आप भी मतलब एक 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए, तो आप एडवांस बुकिंग में अपना हॉलीडे टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रोहित जी। और कॉस्टिंग भी बहुत ही नॉमिनल है और सर्विसेज भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि मतलब आपको सिर्फ घुमाना है, आपको प्रॉपरली मतलब उस अध्यात्म से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जी, कि जो एक्चुअली है और जिसको आप कल को फील भी कर पाओ, और जब आप यहाँ से जाओ तो उस एक्सपीरियंस को अपने साथ भी ले जा पाओ जी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और कुछ ऐसी बात जो रह गई हो? जी रोहित जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पहला तो मैं आपको हमारे बारे में बता देता हूँ। अपना हॉलीडे टाइम एक काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है उत्तराखंड के अंदर। आप गूगल पे सर्च करेंगे हमारे बारे में तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हमारे रिव्यूज़ एंड रेटिंग मिल जाएगी। हमारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं 4 धाम को लेकर भी और बाकी डेस्टिनेशंस को लेकर भी। तो हम हमेशा अपने कस्टमर को ईज और कंफर्टेबल रखते हैं ताकि उनकी जर्नी स्मूथ हो। जी सर। और हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख के सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे बारे में ले सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आप पहले देखें, उसके बाद हम तक आएँ। डेफिनेटली। तो आप जब तक देखेंगे नहीं तब को आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी कंपनी क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है। तो आप वो सब चीजें देखकर हमारे पास आ सकते हैं। जी। और बहुत कम कंपनीज हैं वैसे जो 4 धाम करवाती हैं अक्रॉस। जी। कंपनीज तो काफी है रोहित जी, लेकिन क्या है कि प्रोफेशनली कम करते हैं काम हम लोग। हमारा काम बिल्कुल प्रोफेशनल है। यात्रा स्टार्ट होने से पहले ही हम आपको होटल्स के वाउचर दे देते हैं, जिसमें आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे होटल्स के, रिसेप्शनिस्ट का नंबर रहेगा, जिससे आपको पहुंचने में आसानी रहे। सपोज आपकी जर्नी रात को लेट हो गई पहुंचने में, तो आपके पास होटल का नंबर है, आप हमें नहीं फोन करेंगे, सीधा होटल वाले को फोन करेंगे। आपका बुकिंग नंबर रहता है उसके अंदर कि मेरी अपना हॉलीडे से ये बुकिंग हुई है, मेरा ये बुकिंग नंबर है, मेरे इतने रूम्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहती हैं आपके पास। जी, तो अगर आपने भी मतलब मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप 4 धाम प्लान कर रहे हो तो अपना हॉलीडे टाइम बेस्ट है इस काम को करने के लिए। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो आपको रखनी चाहिए यात्रा के दौरान। जैसे अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं रोहित जी, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में आपको आपका आईडी कार्ड जरूर रखना चाहिए। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो रजिस्ट्रेशन आपका होना बहुत अनिवार्य है, वो आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप खुद करें चाहे अपने ट्रैवल एजेंट से कराएं, वो करना बहुत जरूरी है। और वो कैरी भी करना चाहिए क्योंकि वो जगह जगह पर चेक होता है। सही बात है। तो ये 2 चीजें हैं, आपका आईडी प्रूफ, आपका रजिस्ट्रेशन, ये आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। अब प्रिकॉशंस के तौर पर इस यात्रा में बहुत सारी चीजें हमें अपने साथ रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा टॉर्च यूज करते थे लोग, आजकल भूल गए हैं लोग, फोन यूज करते हैं। मेरे को जरूरी लग रही है। तो टॉर्च आप जरूर अपने साथ रखें जब भी किसी, क्योंकि देखिए यमुनोत्री में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे भी 6 किलोमीटर का ट्रैक है। जी। और केदारनाथ में भी ट्रैक है, तो कई बार आने में टाइम लग जाता है, फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, तो आपके पास टॉर्च जरूर होना चाहिए। पावर बैंक आपके पास जरूर होना चाहिए। ऑक्सीजन की किसी को प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं यात्रा में सब जगह आपको मिल जाएंगे। छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, वो ले सकते हैं आप। फूड में बहुत लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि क्या है कि 6 महीने के लिए यात्रा चलती है, तो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते आपकी। जैसे हम हिमाचल घूमते हैं या और उत्तराखंड की प्लेसेस घूमते हैं, तो हमें बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। तो आपको फूड में लिमिटेड चॉइस मिलती है, तो कई बार ऊब जाता है आदमी। तो उसके लिए आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रख सकते हैं, ताकि आप अगर खाने से उब गए हैं तो ये हल्का खाना आप ले सकते हैं अपने आप से। तो ये कैरी कर सकते हैं आप अपने साथ। और रेनकोट आप जरूर अपने साथ रखें। जैसे आप ट्रैक पे जा रहे हैं, जो यमुनोत्री जी का और केदारनाथ जी का ट्रैक है, उसमें आप अपने साथ रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि बारिश मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो वो उसके लिए आप रेनकोट अपने साथ रखें हमेशा। और एक फर्स्ट एड किट हो गई, जो आपकी जेनरिक मेडिसिन हैं, फीवर की, कफ कोल्ड की, ये मेडिसिन आप अपने पास हमेशा रखें। डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें हैं जो आप डेफिनेटली सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है मतलब सुनने वालों को भी उतना अच्छा लगा होगा और आपका जो प्रोफेशन है वो झलका होगा इसमें जी। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आप अच्छी सर्विस देके उनको अध्यात्म से जोड़ोगे, जो उनके मतलब पितरों के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल रोहित जी। देखिए, 4 धाम यात्रा है ही इसलिए लिए कि आदमी का अपना जो मोक्ष का द्वार है वो तो हो ही जाए कंप्लीट, क्योंकि अदरवाइज आदमी कई योनियों में भटकता रहता है। सही बात है सर, सही बात। तो ऐसा कहते भी है कि जिसने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसको फिर माता के घर में दोबारा आना नहीं पड़ता। सही बात है सर। तो वो मोक्ष का द्वार भी है हमारे लिए। डेफिनेटली सर। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी
और भी सर अच्छा बता सकते हैं अगर आप इनसे बुकिंग करवाओ तो जैसे अब जी, अपना बिल्कुल। हॉलीडे टाइम से अगर आप बुकिंग करते हैं जी डिस्काउंट। हाँ, मैं आपको डिस्काउंट के लिए बता देता हूँ। अगर आप 31 मार्च तक अपनी बुकिंग्स करते हैं तो 5 to 10% डिस्काउंट हम आपको अवेल करा सकते हैं मई और जून सीजन के लिए। जी। और अगर आप सितंबर अक्टूबर की बुकिंग करना चाहते हैं हमारे साथ तो फिर हम आपको 25% तक डिस्काउंट हम आपको करा सकते हैं यात्रा के लिए। बुकिंग जो होनी चाहिए वो 31 मार्च तक हो जानी चाहिए। 31 मार्च तक आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। तो डिस्काउंट कूपन्स भी मिल गए, अब तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा सोचना चाहिए जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाकी हम कनेक्ट होंगे आगे अपनी ऑडियंस के साथ ही यहाँ पे। ठीक है।